हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, जनरली पढ़ेंगे भावनात्मक विकास के बारे में कि भावनात्मक विकास क्या होता है और कैसे ज़रूरी है हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में, कि भावनात्मक विकास का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। भावनात्मक विकास मतलब ये होता है किसी चीज़ के विचारों में वृद्धि, किसी के विचारों में विकास होना या उसके गुण में विकास होना, समाज में किस प्रकार रहता है, समाज से क्या सीखता है और उस समाज से सीख लेकर अपने आप में क्या परिवर्तन करता है। भावनात्मक विकास, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे भावना विकास के बारे में। आपको हम बताएंगे यूपी त्रिपल मुख्य सेविका का जो सिलेबस है, मैंने लगभग 60% कवरअप करवा दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पार्ट वाइज वीडियो अवेलेबल हैं, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने मॉक टेस्ट भी करवाए हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करवाया है, मतलब एक टॉपिक ले लिया और उसी टॉपिक के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो भी हमारे चैनल पे पड़े हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा है भावनात्मक विकास। एक राइटर, थिंकर थे, एजुकेशनिस्ट थे, एरिक एरिक्सन। इन्होंने क्या बताया है, भावनात्मक विकास के संबंधों में विकसित किया। इन्होंने भावनात्मक विकास के सबसे सामान्य सिद्धांतों का विकसित किया। एक एरिक्सन नामक थिंकर या एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने भावनात्मक विकास को सामान्य सिद्धांतों के रूप में विकसित पाया है, ठीक है। भावनात्मक विकास के बारे में देखेंगे क्या होता है। भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं के उभरने तथा उन्हें व्यक्त करने तथा समाज स्वीकृत और तौर तरीकों को सीखने से है। कहने मतलब भावनात्मक विकास जो होता है वो हमारे भावनाएं जो हमारे अंदर उभर रही होती हैं, उनका विकास हो रहा होता है, उसे हम भावनात्मक श्रेणी में रखते हैं। व्यक्तिगत विकास का संबंध स्वयं से है, उसमें उसके अपने विचार का विकास शामिल है कि वह कौन है, उसके पास कौन सा व्यक्तिगत गुण है तथा कौशल है। कहने मतलब हर आदमी की एक कौशल होता है, स्किल होता है, एक हॉबीज़ होती है। हर आदमी कोई ना कोई एक हर फील्ड में एक उसका फील्ड मजबूत होता है। कोई बात करने में मजबूत होता है, ठीक है, कोई काम करने में मजबूत होता है, ठीक है, किसी प्रकार का डीलिंग करने में मजबूत होता है, कोई किसी से डील कर सकता है अच्छे से। तो ये क्या है, उसका सामाजिक विकास के अंतर्गत भावनात्मक विकास भी हो रहा है, उसकी भावनाएं उभर रही हैं। हर एक आदमी के अंदर अपनी अपनी एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, ठीक है, कोई जान पाता है, कोई नहीं जान पाता है, वैसे ही चीज़ होती है। और उसी जो डेवलप कर पाया वही भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इससे कहा गया भावनात्मक व्यक्तिगत गुण कौशल था उनके भविष्य के लिए उसका क्या आकांक्षाएं हैं, मतलब कोई गुण है उसका, तो उसका अपने भविष्य के लिए उसकी उस भावनाओं से क्या आकांक्षाएं हैं, ठीक है। देखते हैं अब नीचे क्या है। मजबूत भावनात्मक विकास के 5 प्रमुख कौशल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए आत्म जागरूकता, कहने का मतलब। दूसरा है सामाजिक जागरूकता। तीसरा है भावनात्मक विनियमन एंड चौथा है जिम्मेदार। पांचवा है निर्णय लेने और संबंध निर्माण। जिसको जो पहला है इसमें मजबूत एक भावनात्मक विचार होता है, भावनात्मक विकास होता है, वो बहुत मजबूत होता है। और उसका जो प्रमुख कौशल होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार से जो आदमी, जिस आदमी के अंदर ये 5 प्रकार के गुण होंगे, चरण होंगे, उसका जो भावनात्मक विकास होगा वो बहुत मजबूत होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसमें जो किया गया पहला है आत्म जागरूकता, ठीक। सेल्फ अवेयरनेस, कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्या होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एग्ज़ाम को अच्छे से देना है, अच्छे से मार्क्स लाने हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद हमको जॉब लेनी है। तो ये हमारा क्या है, क्या सेल्फ के लिए एक जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस है। जो लोग अवेयरनेस नहीं होते हैं वो सफ़र करते रहते हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है क्योंकि वो सोचेंगे अभी एग्ज़ाम आने वाला, तब हम बाद में पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तैयारी कर लेंगे, एक महीने पहले तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो बहुत पहले से की जाती है, मजबूत की जाती है। तो ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस क्या आता है। सेल्फ अवेयरनेस अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारा भावनात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता भी बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब सोशल अवेयरनेस होती है कि हमारी बहुत जागरूकता के कारण होना चाहिए। इस सोशल अवेयरनेस भी हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे हमारा जो भावनात्मक विकास है वो भी मजबूत होगा। कैसे, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज में होने वाली अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनसे हमको सीख लेना है, ठीक है, उनसे अवेयर रहना है। अगर कोई गलत आदमी है तो उसके साथ बैठना नहीं है। जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करना चाहिए, समय खर्च करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रकार की हमारे अंदर जो सोशल अवेयरनेस है, सामाजिक जागरूकता है, उसके प्रति भी क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और हमको ये सब चीज़ें मजबूत करनी होगी, जिससे हमारा भावनात्मक जो विकास होगा वो भी मजबूत होगा। तीसरा है भावनात्मक विनियमन। इसमें क्या है कि अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी का विनिमय कर रहे हैं, तो वो भी एक इमोशनल के अंतर्गत आता है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। चौथा है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है,
अगर हमको किसी ने काम करने को दिया, अगर हम मजबूती से ज़िम्मेदार होकर काम करेंगे तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हमने अच्छा काम किया। अब आपको कोई मम्मी पापा ने आपसे ये कह दिया कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि हाँ बेटा मेरा पढ़ रहा है, वो आपको खर्चा पूरा दे रहे हैं, तो आपसे एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि हाँ हमारा बेटा हमारा बेटी अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, तो आपको भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी काम करें अच्छे से करें, सच्चे से करें, सच्चाई मन से करें और अपने कार्य पर हमेशा कार्यरत रहें, जिससे हमारी जो जिम्मेदारी दी गई है हमको, चाहे वो जिम्मेदारी कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई से जो जिम्मेदारी आपके ऊपर कोई भी हो सकती है, तो उसका आप निर्वहन करिए ईमानदारी से। ठीक है, तो ये भी हमारा भावनात्मक विकास का एक चरण माना जाता है। फिर 5वां है निर्णय लेने और संबंध निर्माण में। देखो हमको क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए फास्ट, मतलब तुरंत हम डिसीजन ले कि हमको ये काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसका क्या होगा, अगर वैसे करेंगे तो उसका हानि और लाभ भी पता होना चाहिए। अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसके हानि और लाभ हमको दोनों पता होना चाहिए, और हमको फास्ट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कल हमको कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है। ठीक, तो आपको अगर डिसाइड करना है तो एकदम सडन डिसाइड कर दे कि हमको नहीं जाना है, आज ही हमको जाना है, तो आपको तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अगर कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो वो निर्णय अपने माता पिता से शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर शेयर करते हैं कि हमको ऐसी प्रॉब्लम है। आपको बता दें, अगर कोई मान लो कोई 10th क्लास में होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, एक ड्राइंग का, कॉमर्स का और शायद रेखागणित का भी होता है, तो वहाँ पर ऑप्शनल होता है, कंप्यूटर भी होता है। तो उसमें ये होता है कि आप जो मन चाहें वो ले सकते हैं, या तो कंप्यूटर लीजिए या फिर ड्राइंग लीजिए या फिर कॉमर्स लीजिए। तो वहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग लेना है कि हाँ आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है आप वही सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये प्रकार की क्या हो गया, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये हमारे अंदर 5 विशेषताएँ हैं तो हम भावनात्मक विकास जो होगा हमारा तीव्र गति से होगा, भावनात्मक विकास के साथ साथ हमारा भी विकास होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे भावनात्मक विकास के 3 चरण कौन कौन से होते हैं, मतलब जो भावनात्मक विकास होगा उसके 3 चरण होते हैं, ये बताया मैंने। अब देखिए ये जो मैंने बताया था वो कौशल के थे, भावनात्मक विकास के जो कौशल आपके अंदर होता है उसको मजबूत करने के लिए 5 चरण थे। लेकिन हमारे जीवन में भावनात्मक विकास के 3 चरण माने गए हैं, मतलब बचपन से शिशु वाला जो अवस्था होती है, शिशु से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से शौशवावस्था, यानी कि जवानी तक जो होता है कार्यकाल, इसमें 3 चरणों में बांटा गया है भावनात्मक विकास कि हम जो छोटे होते हैं तो हमारा भावनात्मक विकास कैसे होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा भावनात्मक विकास कैसा होता है, और जब हम मृत्यु को प्राप्त करने वाले होते हैं उससे पहले का जो समय होता है, कहने मतलब जो हमारा ऐसा अवस्था होती है उसमें हमारा भावनात्मक विकास कैसे होता है। यहाँ पे दिया गया है शिशुओं में भावनात्मक विकास, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो भावनात्मक विकास होता है वो थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, और लेकिन बचपन के दौरान भावनात्मक विकास थोड़ा बढ़ जाता है, और किशोरावस्था में भावनात्मक विकास जो होता है वो तीव्र हो जाता है, क्योंकि हम बड़े हो गए होंगे, हमारी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, तो हमारा 18 साल से ऊपर वाले बोला गया है, तो इसमें हमारी उम्र जो होगी वो 18 साल से ऊपर हो गई होगी। हम भावनात्मक विकास को, सामाजिक पहलुओं को समझ सकते हैं। ठीक है, और हम अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। कहने का मतलब ये सब चीज़ें हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाती है, हम समझदार हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सही से पता नहीं होता है, वो छोटे बच्चे जो होंगे इसमें आएंगे 2 से 6 तक, और 6 से 18 और 18 से मृत्यु तक इस श्रेणी में आने वाले हैं। ये मैंने जो 2 से 6 बताया है, मैंने एज बताई है, आयु बताया है, आयु का वर्ष बताया है। ठीक है, तो बच्चों में कैसा भावनात्मक विकास होता है, बच्चों से जब 6 से 18 साल वर्ष में होते हैं तब हमारा कैसा विकास होता है, एंड 18 से टिल डेट, मतलब जब तक हम व्यक्ति एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक हमारे अंदर कौन से भावात्मक विकास होते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसके नीचे बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है शिशुओं में भावनात्मक विकास, इसमें देखेंगे बच्चे में जन्म से ही भावनात्मक तत्व मौजूद होता है, जैसा कि उनसे रोने और शरीर के अंगों की जोरदार गति से स्पष्ट होना। कह रहे जो छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या लगती है, भूख लगती है, तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो मम्मी उसकी जान जाती है कि बेटा को हमारे भूख लगी है, तो वो चिल्लाता है, तो उसका क्या होता है, उसको दूध मिलता है, उसको खाना मिलता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो विकास हो रहा है वो रोने के रूप में हो रहा है कि अगर हम रोएंगे तो तुमको खाना मिल जाएगा। ठीक है, छोटा बच्चा कह नहीं पा रहा है कि मुझे भूख लगी है, तो वहाँ पर वो रोने लगता है, तो उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है, खाना देती है, तो ये हमारे क्या हो गया, छोटे बच्चों का भावात्मक विकास हो गया। ठीक है, और उनके अंगों की जोरदार गति स्पष्ट होती है, और वो क्या कहते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। देखा होगा बेड पे पालने में बड़े होते बच्चे छोटे होते हैं, वो बहुत तेज़ से हिलने डुलने लगते हैं, रोने लगते हैं जब उनका भूख लगती है या अन्य कोई प्रॉब्लम होती है। ये हलचलें बच्चे में जन्म के समय भावनाओं की उपस्थिति के पर्याप्त प्रमाण देती हैं, लेकिन उसे उस भावना को निर्धारित करना मुश्किल है जो बच्चों के आचरण के किसी प्रकार के रूप या पैटर्न से संबंधित नहीं है। आमतौर पर इससे पहले कि कोई भावनात्मक रूप से शामिल हो, बच्चे
को उत्तेजना की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। बच्चे में किसी इच्छा पूर्ति में बाधा भावात्मक उत्तेजना की ओर ले जाती है। कहने का मतलब अगर किसी बच्चे की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो उत्तेजित हो जाता है। जो छोटा बच्चा होता है अगर उसको खिलौना दे दो, अगर वो उससे खिलौना आप ले लोगे तो वो गुस्सा करने लगेगा और लौटने लगता है और रोने लगता है, वो उत्तेजित हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि ये भी उसका एक भावनात्मक विकास का एक चरण होता है। उत्तेजना भी एक भावनात्मक विकास का चरण होती है। जोश जो बोलते हैं, उत्तेजना भी एक भावात्मक विकास का चरण होता है। सहजतावस्था में बच्चा अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को एक ही स्थिति दूसरे में स्थानांतरित करने में असमर्थ होता है। ब्रिजेस ने शिशु की भावात्मक विकास अवस्थाओं के बारे में जो अध्ययन किए हैं उसे पता चलता है कि अनुभव के साथ बच्चे की भावनाएं बढ़ती हैं। कहने मतलब जितना भी अनुभव बच्चे को बढ़ता है उसकी भावनाएं भी बढ़ती जाती है। मैंने बताया ना, जो सबसे ज़्यादा भावनात्मक विकास होता है और जितना बच्चा मेच्योर हो जाता है, ठीक है, मेच्योरिटी लेवल जितना उसका हाई होता है उतना ही उसका भावनात्मक विकास होता है। लेकिन ये वे बहुत परिवर्तनशील और अस्थिर होते हैं। सहजतावस्था में क्रोध भय सामान्य रुकावट का दत्त का संकेत है। कहने मतलब है, देखो आम भाषा में सुना होगा कि गुस्सा क्रोध करना क्या है, बहुत बुरी चीज़ होती है। क्रोध करने से हमारे काम सारे सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्रोध और भय जो हमारी सामान्य रुकावट होती है, जो हमारा भावनात्मक विकास है, वो दर्द, ये हमारे संकेत होते हैं भावनात्मक विकास को अवरुद्ध करने के लिए। इससे भय हो गया, क्रोध हो गया तो इससे हमारा सारा काम बिगड़ता है, इससे हमारा भावनात्मक विकास नहीं आता है। इससे हमारे अंदर जो निगेटिव की फीलिंग होती है, नकारात्मक की सोच बढ़ जाती है, नकारात्मकता बढ़ जाती है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। हम देखेंगे बचपन के दौरान क्या होता है। बचपन मैंने वही बताया ना, बचपन में भावनात्मक विकास परिवार की तुलना में मित्र मंडली के प्रभाव के प्रति अति संवेदनशील है। मैंने बताया ना, आप 6 साल की उम्र तक होंगे तो आप घर के अंदर खेलते हैं, लेकिन अब यही उम्र आपकी 6 से 18 या 12 हो जाती है तो आप समाज में खेलते हैं, समाज में बैठते हैं। आपकी मित्र मंडली कैसी है, आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है। पढ़ने वाले हैं, घूमने वाले हैं, तो घर लोग मम्मी लोग बोलती हैं कि बेटा उसके साथ खेलिए जो पढ़ने में अच्छे हों, गलत लोगों के साथ मत खेलिए नहीं तो आप बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप जिस माहौल में रहेंगे उस हिसाब से आपका भावनात्मक विकास होने लगता है, ठीक है। भावनात्मक विकास उसे इस अनुसार होने लगता है। आप अगर गंदे लड़कों के साथ रहेंगे तो आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो विकास होगा वो उसी अनुसार डल जाता है, ठीक है। दोस्त या तो पड़ोस के हों या स्कूल के, मतलब दोस्त आपके पड़ोसी हो सकते हैं या स्कूल के भी हो सकते हैं। स्कूल में भी आप जाते हैं तो अपनी मित्र मंडली बना के बैठते हैं, मित्रों के सर्कल में बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये आपके मित्र भी हो सकते हैं, स्कूल के और घर के भी हो सकते हैं। इस उम्र में बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है, इसलिए उसका भावनात्मक विकास सबसे अच्छा। कहने मतलब इस 6 से जो 12 वाली उम्र होती है, 6 से 18 वाली उम्र होती है, इसमें बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको जो विकास करने में सक्षम सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो शिक्षकों का माना जाता है। शिक्षक जो होते हैं वो बहुत जल्दी उनका भावनात्मक विकास करते हैं। व्यवहार स्कूल के शिक्षक कक्षा में भीतर के माहौल जैसे प्रभावों के लिए भी खुला है। शिक्षकों द्वारा उचित उदाहरण स्थापित करके बच्चे में जानबूझकर उचित भावनाएं पैदा की जा सकती हैं। कहने मतलब जो टीचर होते हैं वो बच्चों के अंदर एक अच्छी सी फीलिंग डालने का काम करते हैं, अच्छी भावनाएं उत्पन्न करने का काम करते हैं। वही उपाय अवांछित भावनाओं के विकास को रोकने में भी नकारात्मक रूप से प्रभावी हैं। बच्चे के लिए उचित माहौल बनाना भी उचित महत्वपूर्ण है। कहने मतलब कॉलेज में, स्कूल में भी बच्चों के लिए माहौल बनाया जाता है, उनको अच्छी बातें बताई जाती हैं, उनका भी अच्छा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे उनका भावनात्मक विकास हो और वो तीव्र गति से अपना विकास कर सकें, समाज में रह सकें, अपना काम अच्छे से कर सकें। निष्ठ है, उसे रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे में अपनेपन की भावना होनी चाहिए और स्कूल में अजनबी महसूस नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर बच्चा कोई स्कूल गया है तो वहाँ पर उसे अजनबी महसूस नहीं होने दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखो जब बच्चा पहली बार क्लास में जाता है तो वहाँ पर डरा मासूम सा बैठा रहता है, क्योंकि उसके वहाँ तो ना तो फ्रेंड बनते हैं, ना तो उसका कोई वहाँ पर सहपाठी जो होता है उससे क्लियर से कम्युनिकेशन कर पाता है। तो वहाँ पर सबसे अच्छा एक यही होता है, शिक्षक आए और जो बच्चे के नए एडमिशन हुआ उससे बातचीत करे, थोड़ा उसके ओपन माइंड करे और उससे बातचीत करे। हाँ, उससे ऐसा नहीं है कि पहले दिन स्टूडेंट गया तो उसका खूब अच्छे से उसको डांट दिया, उसको मार भी दिया, डांट भी दिया, कुछ प्रकार की अगर उसको डांट फटकार की जाएगी तो उसका क्या होगा, विकास नहीं होगा। वो सोचेगा हम कल कॉलेज नहीं जाएंगे, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। यही टीचर है, अगर पहले दिन बच्चा गया तो उसने जो टीचर होते हैं वो अच्छे से बिहेव किए, उसको समझाएं तो उसके अंदर एक क्या होगा, उसके अंदर बढ़िया एक ललक आएगी स्कूल जाने की कि हाँ मैम हमसे बहुत अच्छे से प्यार से बोली थी या हमको सर से बहुत प्यार से बोले थे, हम कॉलेज जाएंगे। अगर वही है पहले मैम डांट देंगी तो बच्चा स्कूल जाने से घबराने लगता है, डरने लगता है और उसके अंदर एक नकारात्मक की फीलिंग आने लगती है। तो ये भी हमारे एक भावनात्मक विकास का एक चरण माना जाता है।
वे तरीके जिनके द्वारा बच्चों में आदर्श चरित्र का विकास किया जा सकता है। बचपन में भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक विशिष्ट सटीक हो जाती है, लेकिन बच्चा सहसावस्था की उत्तेजना से रहित होता है। कहने मतलब जो उत्तेजना होती है उससे बच्चा सहसावस्था में रहित होता है। साथ ही बच्चा कई चीज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है कि सहसावस्था में हिंसक प्रतिक्रिया करता है। वह नहाए जाने या कपड़े पहनने पर गुस्सा नहीं दिखाता, ना ही अजनबियों को कोई डर लगता है। कहने मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे हो जाते हैं, इनको कपड़े पहनाओ तो गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और उनको तेल लगा दो, ऑयल लगा दो हेयरों में तो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो चाहे उनको कपड़ा पहनाओ, चाहे नहलाओ, ठीक है, या उनको तेल मालिश करो, वो इतना बुरा नहीं मानते, ना ही रोते हैं। तो क्या हुआ, छोटे से बड़े हो गए तो उनका साथ साथ उनका माइंड भी विकसित हो गया, उनका भावनात्मक विकास भी अच्छे से होने लगा, और इसीलिए वो अब चुपचाप से कपड़े पहन लेते हैं और अच्छा जो भी मम्मी देती हैं खा लेते हैं। लेकिन पहले जो छोटे होते हैं और कपड़ा पहनने से डरते हैं, पहना चिल्लाने लगते हैं कपड़ा पहनाओ तो ये उनका अब क्या हुआ, छोटे से बड़े हो गए तो उनका भावनात्मक विकास भी हुआ, सोचने समझने की उनके अंदर एक पावर भी आई, शक्ति भी आई। अब देखते हैं किशोरावस्था में भावनात्मक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में जीवन की वह अवधि से जब व्यक्ति हर तरह से विकसित लक्षण दिखाई देता है। मैंने बताया ना, किशोरावस्था वो होती है जहाँ पर व्यक्ति हर एक फील्ड में विकसित हो जाता है, चाहे वो समझने की सबकी शक्ति हो, चाहे सोचने की शक्ति हो, चाहे डिसीजन मेकिंग की शक्ति हो, या उसे अपना सेल्फ डिसीजन मेकिंग की शक्ति हो, सब हर एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो हमारी ये उम्र होती है किशोरावस्था वाली, इससे विकास जो भावनात्मक विकास होता है वो बहुत जल्दी हो चुका होता है और होने लगता है। क्योंकि हम बताएं, जब छोटे होते हैं तब हमारा इतना विकास नहीं होता है, लेकिन जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो हमारा विकास थोड़ा कम होता है, लेकिन जब किशोरावस्था में पहुँचते हैं तो हमारा भावनात्मक विकास पूरी तरह से पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है, किसमें हम हर एक फील्ड में माना जाता है कि हर एक फील्ड में हम मैच्योर हो चुके होंगे, हमारे अंदर एक सोशल जागरूकता आ गई होगी, जिम्मेदार हो गए होंगे कि हाँ हमको पढ़ाई करनी है, पैसे कमाना है, ठीक है, नौकरी लेना है। ये भी हमारी एक हिस्सा होता है भावनात्मक विकास का। ठीक है, तो ये जाने लिए ये लेवल में हमारा जो भावनात्मक विकास होता है वो पीक पर होता है। हम डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो जाते हैं, हम जिम्मेदार हो जाते हैं, हमारे अंदर जो सोचने समझने की पावर होती है वो बढ़ जाती है, सामान्य जो सामाजिक जागरूकता है उसके भी हम अवगत हो जाते हैं। तो ये हमारी जो अवस्था मानी जाती है वो पूर्ण विकसित मानी जाती है कि इस उम्र में हम भावनात्मक विकास का पूर्ण रूप देखने को मिल जाता है। इसलिए स्वाभाविक है कि भावना व्यक्ति को समान संदर्भ में गुजरना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोर अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी भी चोट के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। कहने मतलब है जो किशोर होता है अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके प्रति वो बहुत संवेदनशील हो जाता है। एक शारीरिक दिक्कत अपने बुरे प्रभाव में इतना बढ़ जाती है कि उसका वह स्वप्न अवस्था में भी प्रवेश करके उसे संशोधित कर देती है। वह अपनी कई भावनात्मक विकास को बाहर से ही दबा देता है, लेकिन वो दिवास्वप्न के रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी किशोर के अंदर ऐसी कोई भावना आ जाती है जिसको बाहर ही दबा देता है, अपने घर में या फैमिली में शेयर नहीं करता है। ठीक है, और वो अपने दिवा सपने के रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। वो अपने मतलब दिवा सपने में दिन में देखने वाला सपना उसको बार बार सोचेंगे, ठीक है, किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो ये भी भावनात्मक विकास के अंदर ही आता है। दूसरा है लेकिन दिवास्वप्न के रूप में वह यौन प्रवृत्ति की तीव्र इच्छा एक कारण किशोर की अन्य भावना की तुलना में प्यार पर प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। यह भावना दूसरे लिंग के व्यक्ति के प्रति अधिक लगभग जुनूनी आकर्षण के रूप में व्यक्त की जा सकती है। कहने मतलब जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुँचते हैं तो हमारे अंदर एक यौन प्रवृत्ति की उत्तेजना आ जाती है। हम भी सोचते हैं कि जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये उसका भावनात्मक विकास है कि हम भी ऐसा होंगे, ऐसा देखने को मिलता है, और उसके अंदर एक जुनूनी आकर्षण आता है यौन प्रवृत्ति के अंदर। देखो इसमें आप सब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझने आइए, वह इतना ही काफ़ी है। जैसे जैसे किशोर के अंदर ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होता है वैसे उससे उनकी भावनाओं का जन्म दर वाली परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं। जैसे जैसे मतलब जो किशोर होता है उनके ज्ञान के क्षेत्र का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उनके अंदर अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं बदलने वाली परिस्थिति भी आ जाती हैं। वह क्रोधित हो जाता है, ठीक है, यदि उसके देश पर किसी अन्य राष्ट्र द्वारा हमला किया जाता तो वह अन्याय की किसी भी घटना पर नाराजगी भी दिखा सकता है। जो उसके ध्यान में आता है वह समाज के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है। कहने का मतलब कभी कभी हमारे समाज में विद्रोह भी हो जाता है। जैसे हमारे भगत सिंह थे, ठीक है, वो विद्रोह क्या उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये जो युवा होता है वो जल्दी उग्र हो जाता है, बहुत ही उत्तेजनापूर्ण होता है। यही अगर उसको समाज में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उत्तेजित होकर कोई विद्रोह कर देता है। ठीक है, वह प्रशासन के अधिकार के लिए पूर्ण घृणा व विकसित कर सकता है। ठीक है, अब देखेंगे भावनाओं के लक्षण कौन कौन से होते हैं जिससे हमारे भावनाएं लक्षण होती हैं।
सभी भावनाएं अस्थायी हैं। जो हमारे शरीर में भावनाएं स्थायी होती हैं और जो भावनाएं होती हैं वो अस्थायी होती हैं। इनका कोई स्थायी रूप देखने को नहीं मिलता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे और वहाँ पे एक लक्षण दिया होगा, कह रहा होगा इसमें से बताइए जो भावनाएं होती हैं हमारी अस्थायी होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मानना है कि जो हमारे भावनाएं होती हैं वो अस्थायी होती हैं। ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, वही हमने पहला क्वेश्चन यही डाला है कि भावनाएं जो होती हैं हमारी अस्थायी होती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती हैं, जिसका मतलब है कि भावनाओं के स्थिति पर हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। जो भावनाएं होती हैं उनकी हर व्यक्ति में अलग अलग, देखो हमारे देश में 135 करोड़ जनता है लगभग, लेकिन जिसके भावनाएं होती हैं वो सबकी अलग अलग है। किसी सोचने का नज़रिया दूसरा होगा, किसी खाने का नज़रिया दूसरा होगा, किसी को पैसा कमाने का नज़रिया दूसरा होगा, किसी को सोचने का नज़रिया दूसरा होगा और किसी को अपने प्रति जिम्मेदार होने का नज़रिया दूसरा रहता है। जितने लोग उतनी प्रकार की भावनाएं हमारे भारत देश में देखने को मिलती हैं। फिर ये भावनाएं प्रत्येक जीव में विद्यमान होती हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भावनाएं नहीं होती हैं। देखो चाहे वो पशु हो चाहे जानवर भी होते हैं। क्या होते हैं, अगर गाय है और उसका बछड़ा है, ठीक है, तो अपने बछड़े को कभी नहीं मारती, क्योंकि अंदर उसका भी भावनात्मक विकास होता है कि ये हमारा बछड़ा है, ये हमारा बछड़ा है, हम इसको मारेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर भी एक भावनात्मक विकास देखने को मिलता है। चाहे जो भी सजीव जीव होते हैं उनके अंदर एक भावनात्मक विकास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि प्रत्येक जीव में, सामाजिक में रहने वाले जो हमारे जीव हैं उनमें भी भावनात्मक विकास किसी न किसी प्रकार के रूप में विकसित होती रहती है। फिर हमारा कम अंतराल पर कई बार भावनाएं आ रही हैं। कहने मतलब जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं उनका जो समय होता है, समयकाल होता है, थोड़ा समय के लिए भी हो सकता है। हमने सोचा, मान लो हमने किसी चीज़ को सोचा करने के लिए और हम उस चीज़ को कर डाले, तो वो क्या हो गया, एक छोटी सी टाइम पीरियड में हमारे अंदर एक भावनात्मक विकास का आया और मैंने उस काम को किया और काम खत्म हो गया, तो वो भावनात्मक विकास भी वहीं पर खत्म हो गई। तो ये होता है छोटी अंतराल के लिए हमारे अंदर भी भावनात्मक विकास आ सकती है। एक भावना कई समान भावनाओं को ट्रिगर कर सकती है। मतलब एक भावना है तो दूसरी भावना को ट्रिगर कर सकती है। ट्रिगर मतलब समझ रहे हैं, बंदूक का जो दबाने वाला होता है उसका स्विच कह लीजिए, ठीक है, तो उसे हम ट्रिगर बोलते हैं, ठीक, ट्रिगर बोलते हैं, TRI ट्रिगर, ठीक है, उसे हम ट्रिगर बोलते हैं। बंदूक का जो पकड़ने वाला होता है, इससे हम गोली को फायर करते हैं, उसे हम ट्रिगर बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वो आपस में ट्रिगर कर जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। फिर है भावनाएं हर उम्र और विकास के चरणों में मौजूद होती हैं। मैंने बताया ना कि जन्म से मृत्यु तक जितनी भी भावनाएं होती हैं वो हर स्टेज में विकसित होती रहती हैं, ठीक है। आदमी अगर बिस्तर पे है, अगर बीमार है, तो उसके भी अंदर भावना का विकास, उसके अंदर भी भावनाएं विकसित होती हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, अपना बिजनेस संभालें, अपनी जॉब करें, तो उसके अंदर एक भी प्रकार का भावनाएं आने लगती हैं कि हम जल्दी से ठीक हों। तो ऐसा नहीं है, हमारे ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक समय, हर एक वर्ष, हर एक पहलू पर भावनात्मक विकास का कहीं ना कहीं हम बात सोचते रहते हैं। आदमी का जो माइंड होता है हर टाइम फ्री नहीं रहता है, ये कुछ ना कुछ सोचा करता है, चाहे वो गलत चीज़ें हों, चाहे नेगेटिव चीज़ें हों, चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे पॉजिटिव चीज़ें हों। कुल मिलाकर हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है, ठीक है। सामान्य रूप से भावनाएं धारणा का उत्पाद हैं। जो भावनाएं होती हैं वो हमारे धारणा का उत्पाद मानी जाती हैं। छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकते हैं और उन्हें अंगूठा चूसने, नाखून काटने, रोने और बोलने में कठिनाई जैसे अधिक माध्यमों से व्यक्त कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, अगर उन्हें अपनी भावनाओं को विकसित कराना है, अपनी मम्मी से बताना है, तो क्या करेंगे, रोने लगते हैं कि हाँ मम्मी मुझे भूख लगी है, हमको खाना दो या हमको दूध दो, तो वो रोने लगते हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, ठीक है। कोई छोटा बच्चा होगा, देखा होगा, अंगूठा चूसने लगता है, ठीक, रोने लगता है। तो ये प्रकार की उसके अंदर भावना का विकास नहीं होता कि वो बोल नहीं पाए, लेकिन वो समझा सकता है अपनी मम्मी को, हमको भूख लगी है, ये चीज़ हमको दो, ठीक है। अगर बच्चे को दर्द है कहीं पेट में, कहीं पैर में, तभी वो रोने लगता है, तो उसकी माँ जानती है कि इसको कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो कुछ उपाय करती है। नेक्स्ट हमारा है विकासशील व्यक्ति पर भावनाओं का प्रभाव क्या होता है। भावनाओं व्यक्ति के किसी भी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर, अगर हमारी भावनाएं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वे में हैं, तो हमारे अंदर जो भी किसी परिस्थिति आए, जो भी कोई समस्या आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, उसका हम सामना करने के लिए हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रदान होता है। कहने मतलब ये है कि अगर कोई परिस्थिति आ गई, कोई समस्या हमारे सामने आ गई, तो उस समस्या से लड़ने के लिए हमारे अंदर सामाजिक भावना के तहत उसको लड़ने के लिए, उसका फेस करने के लिए हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान होती है, ऊर्जा आ जाती है।
ठीक है। भावनाएं व्यवहार को प्रेरित करती हैं। जो भावनाएं होती हैं ये हमारे व्यवहार को भी प्रेरित करती हैं। कैसे करती हैं कि अगर जो हम किसी अच्छे संगति में बैठेंगे तो हमारे अंदर जो भावनाएं होंगी वो अच्छी पैदा होंगी। अगर वही हम किसी बुरे आदमी के साथ बुरी संगत में बैठेंगे तो हमारे उस प्रकार की हमारे अंदर भावनाएं डेवलप होंगी, तो हमारा व्यवहार भी चेंज होगा, हमारा रहन सहन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या कहना है कि भावनाएं से प्रेरित होकर उसके व्यवहार में भी चेंज आ जाता है। ठीक है। भावनाएं समाज में व्यक्तिगत समायोजन को प्रभावित करती हैं। जो भावनाएं होती हैं और सामाजिक व्यक्तिगत के समायोजन को भी प्रभावित करती हैं। कभी कभी अत्यधिक भावनात्मक स्थितियों का व्यक्ति के अंदर मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। कहने मतलब ओवर थिंकिंग जो होती है वो महिलाओं को जो ओवर थिंकिंग होती है वो पुरुषों या महिलाओं को उनके मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ सकती हैं। वो ज़्यादा सोचने लगेंगे तो पगला जाएंगे। ठीक है। ज़्यादा सोच लेंगे या ओवर थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकिंग मतलब ये है सोचते रहेंगे तो जब सोचेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, ना तो नींद सही से ले पाएंगे, ना सही से खाना खा पाएंगे। जब दोनों चीज़ नहीं हो पाएंगी तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कभी कभी जो अत्यधिक भावनात्मक स्थिति होती है उसमें हमारे मानसिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। मानसिक संतुलन कहने मतलब ये पगला जाते हैं, ज़्यादा सोच लिए, खाना नहीं खाएं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक भावनात्मक विकास स्थिति किसी व्यक्ति के तर्क और सोच कौशल को भी परेशान कर सकती हैं। जो मैंने कोई ये कहने मतलब यह है कि अगर बहुत ज़्यादा आदमी कोई सोच रहा है तो उसकी तर्क और जो सोच की कौशल है उससे उसकी परेशानी हो सकती है। हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, कहने मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य उसका अच्छा है, ठीक है, बिल मतलब उसकी जो हेल्थ है और बहुत अच्छी है, तो उसका स्वास्थ्य जो होगा बहुत अच्छा होने के कारण उसका विकास भी होगा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर कोई रोगी होगा तो देखो वो ना तो काम कर पाएगा अच्छे से, ना सो पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। लेकिन एक जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके सोचने की जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी, काम करने की पावर होगी वो बढ़ जाएगी, उसके अंदर एक सकारात्मक की सोच आएगी। ठीक है। तो किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है और शारीरिक विकास का भी एक मेन फैक्टर माना जाता है भावनात्मक विकास के अंतर्गत, इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम अच्छी बातें सोचेंगे। अगर हमारा स्वस्थ शरीर बीमार है तो हम ना तो काम कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे और दिन भर सोचते रहेंगे, जिससे हमारे अंदर एक निगेटिविटी आती है, एक नकारात्मकता आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति का खुफिया स्तर, कहने मतलब एक व्यक्ति का जो खुफिया स्तर होता है ये भी हमारे भावनात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए कारक के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत का पारिवारिक वातावरण, देखो व्यक्ति में एक परिवार में होता है जिसके माता पिता अच्छे से अपने बेटे या बेटी का ख्याल रखते हैं, उनके साथ गुड कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो व्यक्ति का पारिवारिक वातावरण होता है उससे भी लोग प्रभावित होते हैं और उनके अंदर एक सोशल डेवलपमेंट जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाता है। घर के माहौल पर भी अंतर देखने को मिलता है। घर के माहौल का बेस पर भी बच्चों का विकास होता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है। तो अगर घर का माहौल अच्छा है, पढ़ने लिखने वाला है, तो बच्चा क्या करे उसी का हिसाब से उसका माइंड डाइवर्ट होगा। अगर डेली मम्मी पापा में लड़ाई होती है तो बच्चा देखेगा, ठीक है, तो वो भी उससे प्रभावित होगा, तो ना तो उसकी सोच की बढ़ी पाएगी, ना उसका शारीरिक विकास हो पाएगा, ना ही उसका भावनात्मक विकास हो पाएगा। तो ये भी मेन फैक्टर माना जाता है। एक व्यक्ति का स्कूल का माहौल, कहने मतलब छोटा बच्चा है स्कूल जाता है, अगर वहाँ स्कूल का माहौल अच्छा है तो बेटा के अंदर या बच्चे के अंदर उसके अंदर क्या होगा, एक बढ़िया सी सोच डेवलप होगी और वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। ठीक है। माहौल भी देखो, सबसे अच्छा माहौल हमारे समाज में, चाहे माहौल हो स्कूल का माहौल हो या जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहाँ का माहौल हो, कहीं का भी जो माहौल होता है हमारे ऊपर बहुत अच्छा से एक प्रभाव डालता है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी के अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है। अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हम दोस्त जो हमारे दोस्त का अच्छा गुण है उसके अनुसार ढल जाएंगे, और अगर हमारी संगत गड़बड़ है, बुरी है, तो हम उस अनुसार ढल जाते हैं। तो माहौल का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है एक भावनात्मक विकास का। सहकर्मी समूह पर्यावरण, मैंने बताया सहकर्मी समूह पर्यावरण ये होता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो उनका व्यवहार कैसा है, उनकी सोच कैसी है, तो उसका पर्यावरण का भी, वहाँ का पर्यावरण का भी आपके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। समुदाय और सामाजिक वातावरण, मैंने बोला सोशल जो होता है कम्युनिटी होती है, और सोशल जो होता है उसका भी हमारा ऊपर बहुत प्रभाव पर देखने को मिलता है। समझ देखो, पहले भी टॉपिक में मैंने डिस्कस कर दिया था कि सामाजिक वातावरण कैसा होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए। सामाजिक वातावरण भी एक हमारे ऊपर मेन फैक्टर रहता है जो हमारे भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ आपको ज़्यादा देखना नहीं है, समझने वाली चीज़ है, आप अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए और अच्छे नोट्स बनाते रहिए। और अभी एग्ज़ाम नहीं आया है, हमारा मानना है कि एग्ज़ाम लगभग नवंबर तक या दिसंबर तक होगा, इसके पहले होने की चांसेस नहीं है।
ठीक है, समझ लिए। इतना आप अच्छे से नोट्स बनाइए, चाहे हमारे चैनल से बनाइए चाहे किसी चैनल से बनाइए, लेकिन नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी, चीज़ें आपके रन में रहेंगी, आपको अच्छा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपको टोटल जबकि जो पोस्ट हैं 2693 हैं, उसमें से आपको एक पोस्ट चाहिए, 92 से कोई मतलब नहीं है। तो आप एग्ज़ाम करने की कोशिश करिए, आप एग्ज़ाम करिए, क्रैक करिए, ठीक है, अच्छा कर ली जाइए, एक अच्छी जॉब है, प्रोफाइल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको कोई दिक्कत लग रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम सलूशन आपको बताएंगे, भेजेंगे। ठीक है, अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।